संसद में चौथे दिन भी विपक्ष का हंगामा जारी। राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा तय समय पर नहीं हो सकी, समय हुआ बर्बाद। राष्ट्र सभापति ने की विपक्ष से मर्यादा बनाए रखने की अपील। उद्योगपति गौतम अडानी के मामले पर संयुक्त संसदीय समिति के गठन की मांग पर अड़ा विपक्ष। केजरीवाल पर भाजपा ने लगाए भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के आरोप। प्रवर्तन निदेशालय की पूरक चार्जशीट का दिया हवाला। कहा, दिल्ली आबकारी नीति की आड़ में आम आदमी पार्टी चला रही थी गोरख धंधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकप्रियता के मामले में 22 देशों के दिग्गज नेताओं को छोड़ा पीछे। मॉर्निंग कंसल्ट के ताजा सर्वेक्षण में 78% वयस्क आबादी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया पहली पसंद। टॉप 5 की लिस्ट में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के पीएम का नाम भी नहीं हो पाया शामिल। त्रिपुरा में चुनावी प्रचार का भाजपा ने किया आगाज। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जनता के सामने गिनाए डबल इंजन सरकार के विकास कार्य। कहा, राज्य को भ्रष्टाचार हिंसा के दौर से भाजपा ने दिलाया है छुटकारा। राज्य में कांग्रेस का हाथ वाम दलों के साथ मिलकर भाजपा के खिलाफ लड़ रहे हैं चुनाव। और गंगा विलास पहुंचा बांग्लादेश। 2 सप्ताह के दौरान कई ऐतिहासिक स्थलों से गुजरेगा क्रूज। अपनी 50 दिवसीय लंबी यात्रा 13 जनवरी को वाराणसी से हुआ था रवाना। दुनिया में नदी जलमार्ग की अब तक की सबसे लंबी यात्रा पर है गंगा विलास क्रूज। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी मिश्र। देखते हैं खबरों को विस्तार से। संसद में आज चौथे दिन भी विपक्ष के हंगामे के कारण कोई विधायी कार्य नहीं हो पाया। विपक्ष जहां कार्य स्थगन पर, अडानी के मसले पर चर्चा और संयुक्त संसदीय समिति के गठन की मांग पर अड़ा रहा, तो वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष के सभी आरोपों को निराधार बताया। अब देखना यह होगा कि यह गतिरोध कब खत्म होगा, जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दोनों सदनों में चर्चा हो सकेगी। बजट सत्र के चौथे दिन भी संसद के दोनों सदनों में हंगामा जारी रहा और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो सकी। विपक्ष के हंगामे के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही पहले दोपहर तक और फिर बाद में दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्ष से सदन चलने देने की बार बार अपील की, लेकिन विपक्ष अपनी मांगों पर अड़ा रहा। देश की सभी लोकतांत्रिक संस्थाएं ने संकल्प लिया है कि प्रश्नकाल को स्थगित मत होने दो। आप सदन की मर्यादा नहीं है। महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो रही है, प्रश्नकाल पर आप चर्चा नहीं करना चाहते। माननीय सदस्यगण, ये उचित नहीं है। विपक्षी सांसदों का आरोप है कि एसबीआई और एलआईसी में आम नागरिकों का निवेश जोखिम में आ चुका है। इस मामले की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया जाए। सत्ता पक्ष ने विपक्ष के सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि उनके पास कोई मुद्दा न होने से वे चर्चा से भाग रहे हैं और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में व्यवधान डाल रहे हैं। पहले बीएससी में तय हुआ है धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा, उसको चर्चा जारी। अच्छा, चर्चा करते समय कुछ भी बोल सकते हो आप, ये बड़ा विषय है ना। तो फिर उनके समझ में नहीं आ रहा, उनको शायद हाउस चलने नहीं देना है, इस वजह से ऐसा कर रहे हैं। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनसे कि हाउस को चलने दें। राष्ट्रपति जी ने जो अभिभाषण दिया उस पर धन्यवाद प्रस्ताव की जो परंपरा है, उस परंपरा को वो डिस्टर्ब नहीं करें, उसको नहीं तोड़ें तो अच्छा है। हम सिर्फ यही कह रहे हैं कि इसकी जांच, इन तथ्यों को पता लगाने के लिए संयुक्त संसदीय दल का गठन हो जाए। राज्यसभा में भी सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने इसी मुद्दे पर हंगामा कर नियम 267 के तहत कार्य स्थगन प्रस्ताव के नोटिस दिए। हालांकि सभापति ने सभी 15 नोटिस खारिज कर दिए। उन्होंने कहा कि संसद लोकतंत्र का आधार है। सभापति ने सांसदों से कहा कि वह सदन की मर्यादा बनाए रखें और चर्चा होने दें। Honorable members, Parliament is the essence of democracy. Parliament is the North Star of democracy. It is a place of discussion and deliberation to realize the aspirations and dreams of the people and not a place of disturbance. लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 3 दिन का समय आवंटित किया गया है। हालांकि हंगामे के कारण
पहले दिन से ही ना तो सांसद इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात सदन में रख पाए हैं और न ही प्रश्नकाल व शून्यकाल चल सके। पार्लियामेंट टीम, डीडी न्यूज, दिल्ली। देश भर में आज अडानी का मुद्दा चर्चाओं के केंद्र में रहा। कारण है न्यूयॉर्क की एक छोटी सी निवेश फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट में, जिसमें अडानी समूह पर कई आरोप लगाए गए हैं। अडानी ने 413 पन्नों का एक खंडन दस्तावेज जारी कर इस रिपोर्ट को पूरी तरह झूठा करार दिया है। सरकार ने अपनी तरफ से साफ किया है कि पूरे मामले में सरकार का कोई लेना देना नहीं है। साल 2022 के जाते जाते दुनिया के शीर्ष 3 अमीर लोगों में शुमार होने वाले गौतम अडानी 2023 की शुरुआत में ही मुश्किलों में फंस गए। इसका आधार ब्लूमबर्ग की बिलियनियर इंडेक्स की रिपोर्ट है, जो बता रही है कि गौतम अडानी टॉप 20 अमीरों की लिस्ट से बाहर होकर फिलहाल 22वें नंबर पर पहुंच गए हैं। गौतम अडानी की मुश्किलों की शुरुआत 24 जनवरी 2023 से होती है। इसी दिन न्यूयॉर्क की एक छोटी सी निवेश फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें अडानी समूह पर कंपनियों के शेयरों में कृत्रिम उछाल और अन्य वित्तीय गड़बड़ियों के कथित तौर पर संगीन आरोप लगाए गए थे। इस शॉर्ट सेलर ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि अडानी समूह की लिस्टेड कंपनियों की बाजार पूंजी को बहुत अधिक बढ़ाया जा सके। अडानी ने कुछ दिनों बाद ही 413 पन्नों का एक खंडन दस्तावेज जारी किया, जिसमें हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को पूरी तरह झूठा और भारत पर सोचा समझा हमला बताया गया। अडानी समूह ने यह भी कहा कि वह हमेशा ही सभी तरह के कायदे कानूनों का पालन करती है। उधर अडानी समूह ने आरोपों के बीच अपने एफपीओ भी वापस ले लिए। दरअसल 20,000 करोड़ रुपए का एफपीओ शेयर बाजार में उतारकर अडानी एंटरप्राइजेज ने पूंजी जुटाने की कोशिश की थी। एफपीओ को बड़े निवेशकों, देसी विदेशी बैंक और बीमा कंपनियों का समर्थन मिला, लेकिन बाद में समूह ने नैतिक आधार पर एफपीओ को रद्द करने की घोषणा की। कंपनी ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि स्टॉक मार्केट में कंपनी के शेयरों में गिरावट को देखते हुए बोर्ड ने यह तय किया है कि इस एफपीओ के साथ आगे बढ़ना नैतिक तौर पर गलत होगा। निवेशकों का हित समूह के लिए सर्वोपरि है। समूह ने कहा कि एक बार बाजार में ठहराव आ जाए, उसके बाद कंपनी अपनी कैपिटल मार्केट स्ट्रेटेजी पर फिर से विचार करेगी। इस बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के अन्य बैंकों से अडानी समूह से जुड़ी एक जानकारी मांगी है। वहीं सरकार ने अपनी तरफ से साफ किया है कि पूरे मामले का सरकार से कोई लेना देना नहीं है। सरकार का लेना देना कुछ नहीं है, एब्सोल्युटली नो कनेक्शन। एंड राष्ट्रपति का अभिभाषण का चर्चा प्रायोरिटी रहता है। चर्चा शुरू करने के लिए तैयार है तो उनके पास कुछ मुद्दा नहीं है। दूसरी ओर अमेरिका ने शेयर मार्केट से अडानी समूह के शेयरों को अनलिस्ट करने का फैसला किया है। डाउ जोन्स ने यह फैसला अडानी समूह के 3 शेयरों अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन और अंबुजा सीमेंट को भारत में अतिरिक्त निगरानी उपायों की सूची में शामिल करने पर किया है। अडानी समूह के शेयरों में गिरावट के बीच ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच से समूह को एक राहत भरी खबर मिली है। फिच के अनुसार समूह के संपत्तियों की रेटिंग पर रिपोर्ट के बाद फिलहाल कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। रेटिंग एजेंसी ने साफ किया है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से अडानी समूह के क्रेडिट प्रोफाइल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और एक और मामला जो लगातार सुर्खियां बटोर रहा वो है दिल्ली आबकारी नीति से जुड़ा कथित घोटाला मामला। इसे लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने दूसरी पूरक आरोप पत्र जारी किया है, दाखिल किया है सप्लीमेंट्री चार्जशीट। ईडी ने चार्जशीट में दावा किया है कि दिल्ली की रद्द की गई आबकारी नीति में कथित रूप से ली गई 100 करोड़ रुपए की रिश्वत के एक हिस्से का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव में किया। ईडी के आरोप पत्र को लेकर भाजपा ने केजरीवाल पर करारा हमला बोला है। दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े कथित घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सवाल के घेरे में हैं। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर की गई दूसरी चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल का नाम सामने आया है। ऐसे में स्पष्ट है कि केजरीवाल भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने में शामिल थे। वहीं ईडी ने चार्जशीट में दावा किया है कि दिल्ली की रद्द की गई आबकारी नीति में कथित रूप से ली गई 100 करोड़ रुपए की रिश्वत के एक हिस्से का इस्तेमाल आपने गोवा विधानसभा चुनाव में किया था। प्रवर्तन निदेशालय के आरोप पत्र को लेकर भाजपा ने केजरीवाल पर हमला बोला है। प्रेस वार्ता कर दिल्ली की सांसद मीनाक्षी लेखी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आप सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि ईडी के आरोप पत्र से केजरीवाल और उनकी पार्टी का असली चेहरा सामने आ गया है।
ईडी ने जिस प्रकार से निष्पक्ष जांच करके ये साबित किया है कि शराब की नीति की आड़ में जो धंधा, गोरख धंधा दिल्ली की आम आदमी पार्टी ने किया, वो नाम भी स्पष्ट हो गए हैं। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों के नाम उसमें आते हैं। तो समझो कि आज जो हालत है इनकी वो ऐसी है कि काटो तो खून नहीं। और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग इस प्रकार की असंवैधानिक गतिविधियों में जुड़े हों और ऐसी कानून को मान्यता देने वाली एजेंसियों का अनादर करते हों, इसी से स्पष्ट है कि लगातार इन्होंने हदें पार की हैं और कानून व्यवस्था का उल्लंघन करने का प्रयास किया है। साथ ही केजरीवाल द्वारा प्रवर्तन निदेशालय पर सवाल खड़े करने को लेकर भी भाजपा ने कहा है कि ईडी के कार्य को अगर कोई चुनौती दे रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट का भी उल्लंघन कर रहा है। इस मामले में पीएमएलए के अंतर्गत दाखिल चार्जशीट में प्रवर्तन निदेशालय ने लिखा है कि 2022 में आपके गोवा चुनाव अभियान में 100 करोड़ रुपए का हिस्सा इस्तेमाल किया गया था। सर्वेक्षण टीमों का हिस्सा रहे स्वयंसेवकों को 70 लाख रुपए का नगद भुगतान किया गया था। विजय नायर ने स्वयं अभियान से जुड़े लोगों से नगद भुगतान प्राप्त करने के लिए कहा था। नायर को किकबैक का निरंतर भुगतान करने के लिए निजी थोक विक्रेताओं को 12% मार्जिन दिया गया, जो विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के विपरीत था। शराब की बिक्री में 12% के मुनाफे में से 6% आम आदमी को मिलना था। एजेंसी ने यह भी दावा किया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के एक करीबी सहयोगी ने फेस टाइम के माध्यम से समीर महेंद्रू और अरविंद केजरीवाल के लिए एक वीडियो कॉल की व्यवस्था की, जहां सीएम ने आरोपी समीर महेंद्रू को अपने करीबी विश्वास पात्र विजय नायर के साथ काम करने के लिए कहा था। केजरीवाल ने इंडो स्पिरिट के प्रबंध निदेशक महेंद्रू को वीडियो कॉल में कहा था कि नायर उनका लड़का है और समीर को उस पर भरोसा करना चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दूसरे आरोप पत्र को पूरी तरह से काल्पनिक करार दिया है। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार उनकी सरकार को गिराने के दुर्भाग्यपूर्ण इरादे से ईडी का दुरुपयोग कर रही है। दूसरी चार्जशीट 13,000 से भी अधिक पृष्ठों की है। दोनों आरोप पत्रों में कुल 17 अभियुक्तों को नामजद किया गया है। अदालत ने दोनों आरोप पत्रों में आरोपियों को समन जारी करते हुए उन्हें 23 फरवरी को पेश होने का निर्देश दिया है। आबकारी नीति 2021-22 को पिछले साल अगस्त में खत्म कर दिया गया था और दिल्ली के उपराज्यपाल ने बाद में सीबीआई से इस मामले में कथित अनियमितताओं की जांच करने को कहा था। दिल्ली से विक्रमजीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब खबरें विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। 16 फरवरी को होने वाले त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी बिगुल बज चुका है। भाजपा राज्य में धुआंधार चुनाव प्रचार कर रही है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आज चुनाव प्रचार कर भाजपा की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा और कहा कि पूर्वोत्तर के राज्यों का विकास मौजूदा केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। त्रिपुरा में चुनावी प्रचार का आगाज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर दिया। उन्होंने गोमती जिले के अमरपुर और उनाकोटी जिले के कुमार घाट में विजय संकल्प जनसभा को संबोधित किया। भाजपा अध्यक्ष ने बीते 9 साल के दौरान केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार किया गया है। निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज हुई है और वैश्विक स्तर पर भारत की छवि बदली है। भाजपा अध्यक्ष ने दावा किया कि डबल इंजन की सरकार ने त्रिपुरा की भी छवि बदली है और नया त्रिपुरा आकांक्षाओं और उपलब्धियों से भरा हुआ है। हमारे सामने 2 दृश्य आते हैं। एक दृश्य 5 साल पहले का दृश्य आता है, जब त्रिपुरा दंगों के लिए, बंद के लिए, इंसर्जेंसी के लिए और एक तरीके से अशांति के लिए जाना जाता है। और आज 5 साल बाद नया त्रिपुरा, विकास का त्रिपुरा, सड़कों की होड़ लगने वाला त्रिपुरा, कनेक्टिविटी का त्रिपुरा, इंफ्रास्ट्रक्चर का त्रिपुरा और विकास में नई छलांग लगाने वाला त्रिपुरा दिखता है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े और वंचित वर्ग के लिए बजट में किए गए प्रावधानों पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खुशी जाहिर की। उन्होंने बजट को समावेशी और सर्वांगीण विकास वाला बताया। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर के राज्यों का विकास मौजूदा केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं में से
एक है। भाजपा अध्यक्ष ने दावा किया कि त्रिपुरा में दोबारा भाजपा की सरकार जनता चुनेगी और राज्य की विकास यात्रा यूं ही जारी रहेगी। आज जो आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है इस विजय संकल्प रैली के माध्यम से, वह स्पष्ट संदेश दे रहा है कि त्रिपुरा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आगे बढ़ चला है। अब रुकने वाला नहीं है, बढ़ता ही रहेगा, आगे ही बढ़ेगा। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 55 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं और 5 सीटों पर सहयोगी आईपीएफटी के उम्मीदवार मैदान में हैं। 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान 16 फरवरी को होना है। त्रिपुरा के अलावा मेघालय में भी भाजपा ने सभी 60 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि नागालैंड में 20 सीटों पर नाम घोषित किए हैं। मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को मतदान होगा, जबकि गिनती 2 मार्च को। अगरतला से कुमार आलोक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकप्रियता के मामले में 22 देशों के दिग्गज नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। ताजा सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वयस्क आबादी में 78% अप्रूवल रेटिंग मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद मैक्सिको के राष्ट्रपति लोपेज ओब्राडोर को दूसरे नंबर पर जगह मिली है। उन्हें 68% वयस्कों ने अपनी पहली पसंद बताया है। इसी सूची में तीसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति एलन बेरसेट हैं। उन्हें 62% अप्रूवल रेटिंग मिली है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि सितंबर 2021 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती चली जा रही है। अमेरिका की वैश्विक सर्वेक्षण कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट के मुताबिक इस सूची में ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज को 58% रेटिंग के साथ चौथा और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा को 50% रेटिंग के साथ 5वां स्थान मिला है। इस तरह से टॉप 5 नेताओं की लिस्ट में सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों बाहर हो गए हैं। ट्रंप की कड़ी चुनौती के बीच बाइडेन को 40% ही अप्रूवल रेटिंग मिली है। बाइडेन लोकप्रिय नेताओं की लिस्ट में 7वें नंबर पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विश्व शांति के लिए कृष्ण गुरु एक नाम अखंड कीर्तन में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि कृष्ण गुरु एक नाम अखंड कीर्तन का ये आयोजन पिछले 1 महीने से चल रहा है। मुझे खुशी है कि ज्ञान, सेवा और मानवता की जिस प्राचीन भारतीय परंपरा को कृष्ण गुरु जी ने आगे बढ़ाया, वो आज भी निरंतर गतिमान है। 12 वर्ष पर हो रहा कृष्ण गुरु एक नाम अखंड कीर्तन भी ऐसी ही सशक्त परंपरा का सृजन कर रहा है। ये कीर्तन पूर्वोत्तर की विरासत से, यहां की आध्यात्मिक चेतना से विश्व को परिचित करा रहा है। मैं आप सभी को इस आयोजन के लिए अनेक शुभकामनाएं देता हूं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह शनिवार को झारखंड के 1 दिवसीय दौरे पर होंगे। वे देवघर स्थित ज्योतिर्लिंग बाबा बैजनाथ धाम में दर्शन एवं पूजन करेंगे। वहीं इफ्को नैनो यूरिया प्लांट का शिलान्यास करेंगे और रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ के शताब्दी समारोह में भी शिरकत करेंगे। मिशन 2024 के मद्देनजर वे स्थानीय इफ्को ग्राउंड में विजय संकल्प रैली को भी संबोधित करेंगे। रास्ते में उनका जो है, हम लोगों ने कुछ जगह यहाँ के जो स्थानीय लोग उन्होंने जगह जगह उनके स्वागत का कार्यक्रम रखा हुआ है। वहाँ से सीधा बाबा मंदिर आएंगे। उसके कल्याण के लिए, संस्थापना के विकास के लिए और झारखंड में कैसे डेवलपमेंट हो, उसके लिए वो जरूर काम करेंगे। पार्टी के साथ, समर्थकों के साथ पूरे झारखंड की नागरिकों का एक नया उत्साह भी पैदा होगा। आप सब जानते हैं राज्य की सरकार भ्रष्टाचार युक्त और विकास मुक्त है। इस सरकार राज्य की सरकार से निजात पाना चाहती है और उसके लिए अमित शाह जैसा व्यक्तित्व का मार्गदर्शन मिलेगा। हम सब ऊर्जा के साथ भरेंगे, अपने आप को महसूस करेंगे और एक नई लड़ाई जो लंबे समय तक 3 साल तक लड़ रहे हैं और तेजी से लड़ने के लिए संकल्पित हैं। जोधपुर में चल रही G20 रोजगार कार्य समूह की 3 दिवसीय बैठक के दूसरे दिन वैश्विक कौशल और सामाजिक सुरक्षा के लिए स्थायी वित्त को मजबूत बनाने पर विचार विमर्श हुआ।
G20 रोजगार कार्य समूह की 3 दिवसीय बैठक के दूसरे दिन क्या कुछ खास रहा, बता रहे हैं हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह। जोधपुर में चल रही G20 के पहले रोजगार कार्य समूह की 3 दिवसीय बैठक के दूसरे दिन रोजगार सृजन के अवसरों की संभावनाओं को लेकर विचार विमर्श हुआ, जिसमें वैश्विक स्तर पर कौशल विकास और सामाजिक सुरक्षा जैसे अहम विषयों पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि रोजगार सृजन की दिशा में रोजगार कार्य समूह की ये बैठक काफी अहम है। केंद्रीय मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सभी सदस्यों से सभी के लिए अच्छे रोजगार और समावेशी विकास के अधिक अवसर पैदा करने के लिए मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल से रोजगार का परिदृश्य तेजी से बदला है। बैठक में नई जरूरतों के अनुरूप कौशल युक्त श्रम शक्ति कैसे तैयार हो, इस मुद्दे पर भी चर्चा हुई। We come together to discuss the interconnectedness of our economies and our people. It serves as a powerful reminder of our shared humanity and the importance of working together to build a better future for all. It also underlines that solutions of the labor and employment challenges we faces today must be inclusive, sustainable and equitable for all. इस अवसर पर G20 देशों के सदस्य प्रतिनिधियों ने इस बात की जरूरत पर जोर दिया कि समान विकास के लिए सभी देशों का सामाजिक सुरक्षा और स्थायी वित्त को आधार बनाकर एक साथ एक मंच पर आना जरूरी है। Well, it's very good to have these discussions. What I also get from the discussions today that we have many different frameworks in many countries. It's quite complex, so I think we need a step-by-step approach to see what kind of lessons we can learn and also what kind of quick fix first solutions we can try out and then improve the system while we go along. Each and every country has to work it out at their own level and then discuss collectively with other countries and see how best they can work on that issue, because today there is that issue of workers going from one country to work in another country, and if one qualification is not accepted internationally in other countries, but then it will be difficult for non-expatriates to work in other countries with the same qualifications and skills which may not be acceptable. इस गंभीर और सार्थक विमर्श के बीच इस समूह के प्रतिनिधि योगासन भी करते नजर आए। इन प्रतिनिधियों को प्राणायाम करते देखना रोचक था। We do sit a lot in these meetings, and I think we have to stay sharp, and our minds have to stay focused. And if we can use, the well-being techniques that you have here in India to do that, then that's fantastic. दिन की शुरुआत एक हेरिटेज वॉक के साथ हुई। साथ ही G20 के रोजगार कार्य समूह के प्रतिनिधियों ने जोधपुर के मेहरानगढ़ किले का भ्रमण भी किया। मारवाड़ की रंगारंग संस्कृति, यहाँ की खूबसूरत फिजाएं, यहाँ के किले, यहाँ के महल, यहाँ के लोग, यहाँ का नाच, यहाँ के स्वादिष्ट व्यंजन, इन सब का स्वाद चखने के साथ साथ ये G20 के डेलीगेट्स ये कोशिश कर रहे हैं कि लेबर और एम्प्लॉयमेंट जैसे गुंजलदार मुद्दों का समाधान कैसे तलाशा जाए, कैसे ग्लोबल स्किल्स गैप जैसे गुंजलदार मुद्दों के लिए G20 साथ आके एक संयुक्त प्रयास कर सके। कैमरामैन वाई के लोकनाथ के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, जोधपुर। और असम के गुवाहाटी में चल रही G20 की वित्तीय कार्य समूह की बैठक सफलतापूर्वक आज संपन्न हो गई। 5 सत्रों तक चली इस बैठक में 100 प्रतिनिधियों ने स्थायी वित्त की जरूरतों को समझने के लिए एक दीर्घकालिक रोडमैप बनाने पर सहमति जताई। बैठक के साथ ही साथ G20 देशों के प्रतिनिधियों ने असम के आतिथ्य और संस्कृति से भी रूबरू हुए। G20 के तहत सतत वित्त कार्यकारी समूह की बैठक शुक्रवार को गुवाहाटी में संपन्न हो गई। G20 देशों के 100 प्रतिनिधियों समेत आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं जैसे विश्व बैंक, UNDP और IMF के प्रतिनिधियों ने भी इसमें हिस्सा लिया था। भारत की अध्यक्षता में सतत वित्त के लक्ष्यों की तरफ आगे बढ़ने के लिए 3 अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई। फाइनेंशियल इकोसिस्टम को मजबूत बनाने पर जोर देना, सतत विकास के लिए वित्तीय साधनों तक सभी की पहुंच सुलभ बनाना और क्लाइमेट फाइनेंस के लिए रास्ता बनाना, ये अहम बिंदु इस बैठक का हिस्सा रहे। विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने भी इस पर सहमति जताई और इसे एक सार्थक कदम बताया। बैठक के दूसरे दिन सतत विकास को हासिल करने की दिशा में सस्टेनेबल फाइनेंस को मजबूत बनाने के लिए एक इकोसिस्टम बनाने पर सहमति जताई गई। साथ ही प्रतिनिधियों ने इस बात पर भी सहमति जताई कि सस्टेनेबल फाइनेंस की जरूरत को पूरा करने के लिए
विश्व स्तर पर तकनीक का भी सार्थक इस्तेमाल किया जाए और कार्य कुशलता बढ़ाने पर जोर हो। इस 2 दिवसीय बैठक की सबसे खास बात ये रही कि सतत विकास के लिए भारत द्वारा सुझाए गए रास्तों पर सभी प्रतिनिधियों ने खुले दिल से अपने विचार रखे और उनका स्वागत किया। साथ ही इसमें अपनी बहुमूल्य राय भी जोड़ी। इस अवसर पर दुनिया भर से आए वित्तीय कार्य समूह के G20 देशों के सदस्यों ने असम के आतिथ्य और सुंदर संस्कृति की भी दिल खोलकर सराहना की। आने वाले महीनों में भारत के अलग अलग शहरों महाबलीपुरम, उदयपुर और वाराणसी में भी G20 के सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ सतत वित्तीय कार्य समूह की ऐसी ही बैठकों का आयोजन होगा। गुवाहाटी से रवि धीमान की रिपोर्ट। और यूएस FDA ने भारत में बनी आई ड्रॉप पर अमेरिका में संक्रमण फैलाने का आरोप लगाया है। यूएस FDA ने चेन्नई स्थित एक कंपनी की आई ड्रॉप एजी केयर आर्टिफिशियल टीयर्स के उपयोग न करने की चेतावनी दी है। मामले को देखते हुए भारत की CDSCO और तमिलनाडु स्टेट ड्रग कंट्रोलर की संयुक्त टीम जांच के लिए चेन्नई रवाना हो गई है। जांच टीम में 6 सदस्य हैं। एजी केयर आर्टिफिशियल टीयर्स का आई ड्रॉप भारत में नहीं बिकता। मामले को देखते हुए केंद्र सरकार भी इस पर निगाह रख रही है। चेन्नई स्थित यह प्लांट कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर संचालित किया जा रहा है और किसी और जरिए अमेरिका के मार्केट में अपना प्रोडक्ट बेच रहा है। तो हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार।